हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर केमिस्ट्री। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही मजे में होंगे। सो बच्चों, हम लोगों ने अपनी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कंप्लीट कर दिया है और अब बारी है हम लोग की सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ जाने में। इनफैक्ट हम लोग सेकंड कॉलिगेटिव और थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को साथ नहीं पढ़ेंगे और ये हमारी क्या है, रिलेटिव ये हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो आइए चलिए डिटेल में समझते हैं कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, देखिए ये सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। भाई देखो, वहां पे हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि अगर मान लीजिए हम लोग किसी भी सोल्यूशन, किसी भी सॉल्वेंट में, अगर हम लोग किसी भी सॉल्वेंट में कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दें, कोई भी ऐसा सोल्यूट ऐड कर दें जो कि हमारा क्या कहते हैं, वोलेटाइल नहीं है, तो ऐसे केस में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड होने पर वेपर प्रेशर वोलेटाइल सॉल्वेंट का कम हो जाता है। एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लीड्स टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये दोस्तों हम लोगों ने जाना था। ठीक है, अब इसके कारण होगा क्या? इसके कारण होगा क्या बॉइलिंग पॉइंट पे? आइए इस चीज को समझते हैं। बच्चों, आप सभी जानते होंगे तो इस चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। भाई बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, it is the temperature, boiling point is the temperature when boiling point is the temperature when vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure। When vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure। अब बच्चों इस पे एक चीज समझिएगा। लेट से हमारे पास पानी है, ठीक है हम लोग दोस्तों लेट से पानी कैरी कर रहे हैं। अब ये जो पानी है 100 डिग्री पे अगर होगा, सो 100 डिग्री पे इस पानी का वेपर प्रेशर कितना होगा? 1 atm, दैट मींस 760 टॉर। सो वी हैव वाटर और 100 डिग्री पे वाटर का वेपर प्रेशर 760 टॉर है। अब बच्चों अगर मैं इस वाटर में ऐड कर देता हूं क्या, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ NaCl या कोई सा भी बेटो नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड कर देता हूं, मैं इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड कर देता हूं। सो अगर मैं दोस्तों सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को ऐड कर दूंगा तो इससे होगा क्या गाइस? नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को ऐड करने से इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। सो पानी और NaCl या लेट से पानी और यूरिया या लेट से बच्चों पानी और ग्लूकोज का अगर मैं सोल्यूशन लेता हूं तो अब इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 760 टॉर नहीं होगा 100 डिग्री पे। 100 डिग्री पे दोस्तों इसका वेपर प्रेशर 760 टॉर नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर देते तो बेटा इससे वेपर प्रेशर हमारा कम हो जाता है। ठीक है, वेपर प्रेशर दोस्तों हमारा कम हो जाता है। सो दैट मीन्स अगर हम पानी में नमक, चीनी या कुछ भी चीज डाल देते हैं विच इज नॉन वोलेटाइल, सॉलिड पार्टिकल अगर हम डाल देते हैं तो बेटा इसका वेपर प्रेशर कम होगा। लेट्स सी, चलो मान लेते हैं इसका वेपर प्रेशर हो गया 750 टॉर। लेट्स से हमने इसमें जो अपना सल्यूट डाला हुआ है वो इतना सल्यूट डाला है कि जिसके कारण इसका वेपर प्रेशर कितना है? 750 टॉर। तो क्या ये हमारा जो सोल्यूशन है ये 100 डिग्री पे बॉईल करेगा? आंसर है नहीं, क्योंकि 100 डिग्री पे ऊपर का प्रेशर है 760, नीचे का वेपर प्रेशर है 750। समझो बच्चों, समझो इस चीज को। सोल्यूशन का जब तक वेपर प्रेशर ऊपरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होगा तब तक बॉइलिंग नहीं होगी, तब तक बुलबुले नहीं निकलेंगे। क्योंकि बुलबुले अगर बनेंगे भी तो वो ऊपरी का जो दबाव है, जो ऊपर से प्रेशर है वो इतना ज्यादा है, वो बुलबुलों को ब्रेक कर देगा। सो अंटिल अनलेस वेपर प्रेशर इतना सफिशिएंट हो कि वो ऊपर वाले प्रेशर को बैलेंस कर दे, बबल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। सो राइट नाउ ऊपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P atm 760 है, बट द वेपर प्रेशर 750 है। बॉइलिंग नहीं हो, ये दोस्तों यहाँ पर सी है। सो क्या करें यार, क्या करें? बॉइलिंग करने के लिए करें क्या यार? बॉइलिंग करने के लिए तुम्हें इस सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को भी बढ़ाना पड़ेगा। जब तक इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ेगा नहीं, बॉइलिंग नहीं होगी। तो एक काम करते हैं, अब दोस्तों हम लोग वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए एक काम करते हैं। हमने यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा दिया। लेट्स से टेम्परेचर कर दिया 101 डिग्री। लेट्स से 101 डिग्री पे इसका वेपर प्रेशर हो गया 755 टॉर। क्या अभी बॉइलिंग होगी? आंसर है नहीं, क्योंकि अभी भी ऊपर का प्रेशर नीचे से ज्यादा है।
चलो एक काम करते हैं, टेम्परेचर को और बढ़ा दिया, टेम्परेचर कर दिया 102 डिग्री। लेट्स सी अब बच्चों वेपर प्रेशर हो गया 759 टॉन। क्या अभी बॉइलिंग होगी? नहीं, अभी भी बॉइलिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी भी दोनों बराबर नहीं। लेट्स सी जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर किया 102.5 डिग्री सेंटीग्रेड, अब बच्चों वेपर प्रेशर मैच हो गया 760 टॉन। बच्चों याद करो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वेपर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन अधिक होगा तो अधिक वेपर्स फॉर्म होंगे, वेपर प्रेशर अधिक होगा। सो दैट्स व्हाई बच्चों जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और एज सून एज नीचे का वेपर प्रेशर ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। सो इस पर्टिकुलर केस पे, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गाइस अब हमारा सोल्यूशन बॉयल होना शुरू हो जाएगा, बुलबुले मिलना शुरू हो जाएंगे, और अब इस सोल्यूशन का नया बॉइलिंग पॉइंट है, दिस इज आवर न्यू बॉइलिंग पॉइंट। ये दोस्तों हमारा न्यू बॉइलिंग पॉइंट। सो पानी में लेट्स से हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि पानी का वेपर प्रेशर कम हो गया था। सो वेपर प्रेशर कम होने से अब सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को 1 atm तक ले जाने में हमें और अधिक टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा, और यही और अधिक टेम्परेचर लीड्स टू इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। गाइस तो ये हमारा थ्योरेटिकल कांसेप्ट था, ठीक है। अब चलिए आते हैं इसके न्यूमेरिकल कांसेप्ट पे, कैसे हमारी यहाँ पे इक्वेशन बनती है, आइए इसको देखते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बनती है वो ये होती है, डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू एम। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है तो, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है तो डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू एम, और अगर सॉल्यूट हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, अगर सॉल्यूट हमारा इलेक्ट्रोलाइट है तो डेल्टा टीवी बराबर आई केबी इंटू एम। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पर सीन होगा। सो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम एंड डेल्टा टीबी बराबर आई केबी इंटू एम। ये दो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर सीन होता है, ठीक है। अब इनको कैसे हमने अप्लाई करना, आइए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। या देखो डेल्टा टीबी का मतलब क्या होता है बेटा? डेल्टा टीबी मीन्स इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी मीन्स इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी का मतलब है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है उसको हम कह रहे हैं इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। इनफैक्ट इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमारी बॉइलिंग पॉइंट फाइनल, इसकी जो वैल्यू है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट फाइनल माइनस बॉइलिंग पॉइंट इनिशियल। इसकी जो वैल्यू है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट फाइनल माइनस बॉइलिंग पॉइंट इनिशियल। मतलब कि अगर हम अपने इस लाइव एग्जांपल में आए, सो डेल्टा टीबी क्या होगा? 102.5 माइनस इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। सो डेल्टा टीबी क्या है? जो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट का वो, ठीक है। तो डेल्टा टीबी इज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, जितना बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ गया वो, ठीक है। तो हमेशा इसे पॉजिटिव रखना है गाइस, डेल्टा टीबी को हमेशा पॉजिटिव रखना है। ये एक मैग्नीट्यूड है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। बराबर केबी ये कांस्टेंट होता है, इसको हम कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसे हम कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और बी इसलिए क्योंकि इसके लिए जो फिरंगी वर्ड था इसके लिए, जो दोस्तों इसके लिए जो लिटरेचर में जो लैटिन वर्ड होता है दैट इज इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। सो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के कारण इसको केबी कहते हैं, बट हम लोग केमिस्ट्री में इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। और एम स्टैंड फॉर मोलैलिटी, और अगर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट होगा तो यहाँ पर आई लग जाएगा, ठीक है। आइए चलिए इन टर्म्स को हम लोग 1 to 1 देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो हम लोग के पास यहाँ पर अब चीजें आ गई कि भाई कौन कौन से टर्म्स क्या होते हैं, उनको हम लोग समझने जा रहे हैं। सो बेटा सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो हमारा फॉर्मूला लगेगा दैट इज डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू एम।
जहां पे मैंने बताया कि केबी का मतलब क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। केबी को हम लोग कहते हैं क्या, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हम लोग कहते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि बेटा अगर मान लो मोलैलिटी 1 हो जाए, अगर मान लो मोलैलिटी 1 हो जाए, सो इफ वी हैव अ सॉल्यूशन हैविंग मोलैलिटी 1, ठीक है, इफ वी हैव अ सॉल्यूशन हैविंग मोलैलिटी 1, सो 1 मोलर सॉल्यूशन में जितना इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट करस्पॉन्ड्स टू वैल्यू ऑफ केबी, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं क्या, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। प्लीज बोर्ड एग्जाम के लिए इसकी डेफिनेशन को याद रख लेना, ठीक है। इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। ये दोस्तों हमारा केबी होता है। अच्छा, केबी डिपेंड किस पे करता है बच्चों, याद रखना, केबी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, केबी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा सवाल 2008 आईआईटी एडवांस का सवाल इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। इसमें केबी की वैल्यू हमको 2-3 लोगों की दी गई थी, आपको चूज करना था केबी किसका यूज करेंगे। सो कंसेप्ट ये होता है, सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसका केबी यूज किया जाता है, ठीक है। सो केबी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर मान लो एक्वस सोल्यूशन है तो केबी पानी का होगा, लेट्स से एथेनॉल का सोल्यूशन है तो केबी एथेनॉल का होगा, ठीक है। सो केबी इज अ फिक्स्ड वैल्यू, केबी इज अ कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और ये किसका हमको लेना है, सॉल्वेंट का लेना है, ठीक है। ये चीज एम, जैसा कि हमने बताया एम है बेटा यहाँ पे मोलैलिटी, एम है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी हम सब क्लास 11 में जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज है। अगर मान लीजिए सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है तो आई यूज कर लेंगे, आई स्टैंड फॉर रेंट ऑफ फैक्टर। मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट है तो आई मिक्सचर ले लेंगे, आई मिक्सचर का फॉर्मूला N1I1 प्लस N2I2 अपॉन हम लोगों का, ठीक है। अगर हमारे पास मिक्सचर है तो ऐसे केस में I इंटू N कंबाइन हम लोग ले लेंगे, ठीक है। मिक्सचर है तो कैसे प्रोसीड करेंगे अभी मैं तुरंत बता देता हूँ, इसी केस में बता देता हूँ, ठीक है। चलिए एक छोटा सा पहले हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कैसे इसको प्रोसीड करना है, आइए देखते हैं इसको। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग एक प्रॉब्लम पे जिसपे के द्वारा हम लोग अपने इस फॉर्मूले को समझेंगे। सो बेटा हमको एक सवाल दिया गया, कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज 3 सॉल्यूशन। हमको 3 सॉल्यूशन दिए गए, 10% ग्लूकोज का सॉल्यूशन, 10% यूरिया का सॉल्यूशन और 10% NaCl का सॉल्यूशन। बेटा याद रखो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है हमारा, अगर सॉल्यूशन में ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, अगर सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ज्यादा डालोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये चीज याद रखो। एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट लीड्स टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारी थ्योरी है। प्लीज चीजों को, वर्ड्स को लाइन बाय लाइन याद रखना, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमारे पास जो चीजें हैं, जो प्रॉब्लम है बेटा वो ये है कि हमको मोलैलिटी नहीं दी हुई है, हमको बेटा चीजों की मोलैलिटी नहीं दी हुई। कोई बात नहीं, मोलैलिटी नहीं दी गई, आपको बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी नहीं निकालनी है, आपको बेटा क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है, कंपेयर करना है। तो दोस्तों समझिएगा, 10% ग्लूकोज का मतलब क्या है, 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है। 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज है। 10% NaCl मतलब 10 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है। एंड 10% यूरिया मतलब 10 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है हमारी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। इन सभी केसेस में सॉल्यूशन हमारा कितना है, इन सभी केसेस में सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन इज फिक्स। लेकिन बेटा इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है ये देखना है। अब बेटा 10 ग्राम ग्लूकोज में मोल्स कितने होंगे, 10/180, 10/180 मोल्स सॉल्यूट के होंगे। 10 ग्राम यूरिया में कितने मोल सॉल्यूट के होंगे, 10/60, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60, 10/60 मोल्स। और जब हम लोग बच्चों दोस्तों, और जब हम लोग NaCl की बात करेंगे, जब हम लोग दोस्तों NaCl की बात करेंगे तो NaCl के केस में ध्यान रखना यहां पर सॉल्यूट कितने होंगे, भले ही सॉल्यूट 10 अपॉन सोडियम का 23, इसका 35.5, दैट मींस 10 अपॉन 58.5। लेकिन सिंस NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका हर एक मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में 2 पार्टिकल देगा, सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन
टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन विल बी ट्वाइस। बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। उसे इससे मतलब नहीं कि Na+ है, Cl- है, ग्लूकोज यूरिया छोटा बड़ा कैसा है ना, उससे सिर्फ संख्या से मतलब है। सो बेटा यहाँ पे जो संख्या होगी, आयंस की संख्या होगी, ठीक है, याद करो अभी जेईई वाली क्लास में हमने कराया था इसको, संख्या, ठीक है। सो यहाँ पे जो आयंस की संख्या होगी दैट इज गोइंग टू बी जितने भी मॉलिक्यूल उसका डबल, क्योंकि एवरी मॉलिक्यूल हमारा 2 मॉलिक्यूल में 2 आयंस में ब्रेक हो जा रहा है। सो यहाँ पे संख्या हमारी हो जाएगी 10/58.5 का डबल। सो दैट मीन्स अब अगर मैं पार्टिकल्स की संख्या देखूं तो बेटा सबसे ज्यादा सल्यूट मौजूद है, सबसे ज्यादा आयंस मौजूद है कहाँ? बी पे। ज्यादा आयंस तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। सो बी का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। ज्यादा आयंस ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, सो बेटा बी का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा ना। आउट ऑफ ग्लूकोज और यूरिया में अगर मैं आता हूं, अगर मैं ग्लूकोज और यूरिया में मैं आऊं तो बेटा ग्लूकोज और यूरिया के केस में हमारा यूरिया में मॉलिक्यूलर वेट कम है तो 10 ग्राम में ज्यादा पार्टिकल होंगे, ग्लूकोज में मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो कम पार्टिकल है। यूरिया में मॉलिक्यूलर वेट कम है, पार्टिकल्स की संख्या अधिक है, ज्यादा पार्टिकल होने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और तो इस सवाल का दोस्तों आंसर ये होगा। अच्छा अगर मान लीजिए बच्चों, अच्छा अगर मान लीजिए दोस्तों मैं यही सवाल अगर मान लीजिए मैं यही सवाल 10 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन, 10 मोलर NaCl सोल्यूशन, 10 मोलर यूरिया सोल्यूशन में कर देता तो दोस्तों क्या सीन होता? देखिए बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूले में डेल्टा टीवी बराबर होता है I Kb इंटू एम, ठीक है। डेल्टा टीवी होता है बच्चों हमारा I Kb इंटू एम, वहां पे मोलैलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे बेटा सवाल में हमको मोलैलिटी दी गई। अब ऐसे में प्लीज याद रखना, जब तक सवाल में डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन नहीं दी गई, यू कैन नॉट कैलकुलेट मोलैलिटी फ्रॉम मोलैरिटी। जब तक सवाल में डेंसिटी सोल्यूशन की नहीं दी जाएगी तब तक आप मोलैलिटी नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है जो हमने क्लास 11 में आपको रटाया था, जो हमने क्लास 11 में आपको फॉर्मूला रटाया था वो ये था, ठीक है। क्लास 11 में बेटा हमने आपको ये रटाया था, क्या? मोलैरिटी बराबर हमने बेटा आपको ये फॉर्मूला रटाया था, मोलैरिटी बराबर 1000 रो इंटू एम अपॉन 1000 प्लस एमएमएस, वेयर एम इज द मोलैलिटी, ms is the molecular weight of solute and rho is the density of solution. So that means जब तक हमारे पास सोल्यूशन में सोल्यूशन की डेंसिटी नहीं होगी तब तक हम मोलैरिटी से मोलैलिटी और मोलैलिटी से मोलैरिटी के इंटर कन्वर्जन को नहीं कर सकते। सो इस सवाल में हमको सिर्फ मोलैरिटी दे दी गई है, तो ऐसे में क्या करें बेटा? ऐसे में आप लोग डाइल्यूट सोल्यूशन अप्रोक्सीमेशन लगाओगे, ठीक है। आप मोलैरिटी को मोलैलिटी ही मान लोगे, सही तो नहीं है लेकिन सवाल में बेटा यही करना पड़ेगा, सही तो नहीं है लेकिन सवाल में यही करना पड़ता है। सो अगर सवालों में डेंसिटी होती है तब तो बेटा आप डेंसिटी की मदद से मोलैरिटी से मोलैलिटी कन्वर्ट करोगे इस फॉर्मूले से, लेकिन अगर डेंसिटी नहीं दी है तो ऐसे में आप मोलैरिटी को ही मोलैलिटी मान लेना। प्लीज 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 बेटा यही करना, हालांकि ये चीज डाइल्यूट सोल्यूशन में लगता है लेकिन आप अपने सवाल में भी यही कर लेना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। सो अब ऐसे केस में भी क्या होगा, जिसकी मोलैरिटी अधिक है बेटा, जिसकी मोलैलिटी अधिक है उसमें एलिवेशन ज्यादा होगा, जिसकी मोलैलिटी कम है उसमें एलिवेशन कम होगा। इस बार NaCl की मोलैलिटी 10 है, लेकिन चूंकि इसका हर एक मोल 2 पार्टिकल देता है तो 10 मोलल NaCl में 20 मोलल आयंस होंगे, 10 मोलल NaCl में 20 मोलल आयंस होंगे। डेल्टा टीवी के फॉर्मूले में I लग जाएगा, I Kb इंटू एम, यहाँ पे I लग जाएगा, I2 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों जो फाइनल वैल्यू आएगी वो डबल आएगी। तो इस बार दोस्तों जो आंसर होगा बी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, और ए और सी की मोलैलिटी सेम है, यहाँ पर I1 है तो ए और सी का सेम हो जाएगा, ए और सी का सेम होगा। तो इस पर्टिकुलर सवाल में दोस्तों आंसर हमारा ये होगा, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट होता है कि अगर हम सोल्यूशन में बच्चों, अगर हम सोल्यूशन में कोई भी वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दें, अगर हम सोल्यूशन में कोई भी वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल, यहाँ पर बच्चों नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और वोलेटाइल दोनों चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वाले केस में सिर्फ नॉन वोलेटाइल, लेकिन डिप्रेशन वाले केस में
नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल सब चलेंगे, ठीक है। सो अगर हम सोल्यूशन में वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दें तो उसके डालने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। दैट मीन्स पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है, लेकिन पानी में चीनी मिला दोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट -2 -3 हो जाएगा। पानी में नमक मिला दोगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट -5 -6 होगा। अब उसको फ्रीज आउट करने के लिए आपको और अधिक ठंडे टेम्परेचर पे जाना होगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।